दोस्तों, प्रस्तुत कर रही हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई एक कहानी अनुराधा। आज सुनेंगे इसका पहला भाग। विवाह योग्य लड़की की उम्र के विषय में जितना झूठ चलाया जा सकता है, उतना कहने के बावजूद उसकी सीमा लांघी जा चुकी है। ब्याह होने की आशा भी समाप्त हो गई। मैया रे, यह कैसी बात से शुरू करके आंखें मिचकाकर लड़की के लड़के बालों की गिनती पूछने तक में भी अब किसी को रस नहीं मिलता। समाज में यह मजाक भी बेकार सा समझा जाने लगा है। ऐसी दशा में बेचारी अनुराधा की, जबकि घटना कोई पुराने जमाने की नहीं बल्कि बिल्कुल आधुनिक युग की है। ऐसे जमाने में भी सिर्फ ग्रह गण, जन्म कुंडली और कुलशील की जांच पड़ताल करते करते ऐसा हुआ कि अनुराधा की उम्र 23 पार कर चुकी, फिर भी उसके लिए वर नहीं मिला। इस बात पर चट से विश्वास नहीं होता, पर घटना बिल्कुल सच्ची है। आज सवेरे गांव के जमींदार की कचहरी में इस बात की चर्चा हो रही थी। नए जमींदार का नाम है हरिहर घोषाल, कलकत्ता के रहने वाले हैं। उनका छोटा लड़का विजय गांव देखने आया है। विजय ने मुंह का चूरट नीचे रखकर पूछा, क्या कहा गगन चैटर्जी की बहन ने? मकान नहीं छोड़ेगी? जो आदमी खबर लाया था उसने कहा कि जो कुछ कहना है सो छोटे बाबू आएंगे तब उन्हीं से कहूंगी। विजय ने क्रोधित होकर कहा, उसे क्या कहना है? इसका माने यह हुआ कि उन लोगों को निकाल बाहर करने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। आदमियों से काम ना होगा। वह व्यक्ति चुप रहा। विजय ने फिर कहा, कहने सुनने की इसमें कोई बात ही नहीं विनोद। मैं कुछ सुनने वाला नहीं, फिर भी इसके लिए मुझे ही जाना होगा। वह खुद आकर अपनी तकलीफ नहीं बयान कर सकती। विनोद ने कहा, मैंने भी यही कहा था। अनुराधा ने कहा कि मैं भद्र घराने की लड़की हूं विनोद भैया। घर छोड़कर अगर बाहर निकल ही जाना है तो उन्हें जताकर एक बारगी ही निकल जाऊंगी, बार बार बाहर नहीं निकल सकती। क्या नाम बताया तुमने? अनुराधा? नाम तो बड़ा बढ़िया है, शायद इसी से अभी तक अहंकार नहीं मिटा। जी नहीं, विनोद गांव का आदमी है। अनुराधा की दुर्दशा का इतिहास वही बता रहा था। जी नहीं, अहंकार तो नहीं, परंतु अनति पूर्व इतिहास का भी एक अति पूर्व इतिहास होता है, उसी का उल्लेख कर रहा हूं। गांव का नाम है गणेशपुर। कभी यह अनुराधा के पुरखों का ही था। 5-6 साल हुए दूसरों के हाथ चला गया है। इस जायदाद का सालाना मुनाफा 2000 से ज्यादा नहीं है, किंतु अनुराधा के पिता अमर चटर्जी का चाल चलन या रहन सहन था 20,000 जैसा। अतएव कर्ज के कारण रहने के मकान तक की डिक्री हो गई। डिक्री तो हो गई, पर वह जारी नहीं हो सकी। महाजन डर के मारे रुका रहा। चट्टोपाध्याय जी जैसे बड़े कुलीन थे, वैसे ही उनके जन तप और क्रियाकर्म की भी काफी प्रसिद्धि थी। पेंदी में छेद वाली गृहस्थी की नाव अपव्यय के खारे पानी से मुंह तक भर आई, पर डूबी नहीं। हिंदू कट्टरता के फूले हुए पाल में सर्वसाधारण की भक्ति और श्रद्धा की आंधी की सी हवा ने इस डूबती हुई नाव को ढकेलते ढकेलते आखिर अमर चटर्जी की आयु की सीमा तो पार कर ही दी। एक तरह से उनका जीवन काल अच्छा ही बीता। वे मरे भी ठाट बाट के साथ और उनकी श्राद्ध शांति भी ठाट बाट के साथ ही हुई, मगर साथ ही जायदाद का खात्मा भी यही हो गया। इतने दिनों तक जो नाव सिर्फ नाक बाहर निकाले किसी तरह सांस ले रही थी, अब उसे बाबू घराने की सारी इज्जत आबरू लेकर अथाह पानी में डूबने में जरा भी देर न लगी। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र गगन को मिला एक टूटा फूटा पुराना डिक्री शुदा पैतृक मकान। मिली गले में कर्ज तक जकड़ी हुई गांव की संपत्ति, कुछ गाय बकरी, कुछ कुत्ते बिल्ली आदि जानवर। साथ ही सिर पर आ पड़ी पिता की दूसरी पत्नी की कुंवारी कन्या अनुराधा। उसके लिए वर भी जुट गया। गांव का ही एक भद्र पुरुष, 5-6 लड़कों वाला, जिसकी स्त्री नाती पोते को छोड़कर मर चुकी है। अब वह ब्याह करना चाहता है। अनुराधा ने कहा, भैया, भाग्य में राजपुत्र तो है नहीं, तो मुझे उसी से ब्याह दो। रुपए वाला आदमी ठहरा, कम से कम खाने पहनने को तो मिलता रहेगा। गगन ने आश्चर्य के साथ कहा, यह कैसी बात? माना कि त्रिलोचन के पास पैसा है, मगर उसके बाबा ने कुल बिगाड़कर सतीपुर के चक्रवर्तियों के घर ब्याह किया था, जानती है?
उनका है क्या? बहन ने कहा। और कुछ हो न हो, रुपए तो हैं। वंश लेकर उपवास करने की अपेक्षा मुट्ठी भर दाल भात मिल जाना कहीं अच्छा है भैया। गगन ने सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा नहीं होता, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बताओ तो। बाबूजी इन सब बातों को मानते थे, मगर तुम्हारे लिए तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं। यहां यह कह देना जरूरी है कि पिता वाली कट्टरता पुत्र में नहीं है। मध्य मांस तथा और भी अनुषांगिक विषयों में वह बिल्कुल मोह मुक्त पुरुष है। पत्नी वियोग के बाद दूसरे गांव की कोई एक नीच जाति की स्त्री आज भी उसका वह अभाव दूर कर रही है, और इस बात को सभी जानते हैं। गगन उसके इशारे को समझ गया, गरज कर बोला। मुझ में फिजूल की कट्टरता नहीं, पर कन्यागत कुल के शास्त्राचार को क्या तेरे लिए तिलांजलि देकर 14 पीढ़ियों को नरक में डुबो दूं? कृष्ण की संतान है हम, स्वभावतः कुलीन। जा जा, ऐसी गंदी बातें अब मुंह से न निकालना। यह कहकर वह क्रोधित होकर चला गया। त्रिलोचन गंगोपाध्याय का प्रस्ताव यहीं दब गया। गगन ने हरिहर घोषाल की शरण ली। कुलीन ब्राह्मण को ऋण मुक्त करना ही होगा। कलकत्ता में लकड़ी के व्यापार में हरिहर लखपति धनी हो गए हैं। किसी दिन अपने ननिहाल अर्थात इसी गांव में इन बाबुओं के सुदिन उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। बहुत से मौकों पर उन्होंने पेट भर पूरी मिठाइयां भी खाई हैं। रुपया उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसीलिए वे राजी हो गए। चटर्जियों का सब ऋण चुकाकर हरिहर ने गणेशपुर खरीद लिया और कुंडकुओं का डिक्री का रुपया देकर रहने का मकान वापस ले लिया। सिर्फ मौखिक शर्त यह रही कि बाहर के 2-3 कमरे कचहरी के लिए छोड़कर भीतर की तरफ जैसे गगन रहता था उसी तरह रहा करेगा। जमींदारी खरीद ली गई, पर प्रजा ने अधीनता माननी नहीं चाहिए। जायदाद थोड़ी है, वसूली भी मामूली है, इसीलिए बड़े पैमाने पर कोई इंतजाम किया नहीं जा सकता। मगर इस थोड़ी में ही गगन ने ऐसा कौशल दिखाया कि हरिहर के पक्ष का कोई भी कर्मचारी जाकर गणेशपुर में न टिक सका। अंत में गगन अपने प्रस्ताव के अनुसार आप ही कर्मचारी नियुक्त हो गया, अर्थात भूतपूर्व भूस्वामी वर्तमान जमींदार का गुमाश्ता बन गया। उसने प्रजा को वश में कर लिया। हरिहर ने संतोष की सांस ली, परंतु वसूली की दिशा में वही रफ्तार रही जो पहले थी। 1 पैसा रोकड़ में जमा नहीं हुआ। इसी तरह गड़बड़ी में और भी 2 साल बीत गए। उसके बाद अचानक एक दिन खबर मिली कि गुमाश्ता गगन चैटर्जी का कहीं पता नहीं लग रहा। शहर से हरिहर के आदमी ने आकर सब जांच पड़ताल करके मालूम किया कि वसूली जो कुछ हो सकता था हुआ है और उसे गगन चैटर्जी आत्मसात करके लापता हो गया है। थाने में डायरी, अदालत में नालिश और खाना तलाशी में जो कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी वह सब की गई, मगर रुपया और गगन दोनों में से किसी का भी पता न चला। गगन की बहन अनुराधा और उसका दूर के नाते का एक भांजा घर में रहता था। पुलिस के आदमियों ने इन दोनों को यथानियम खूब कसा और हिलाया डुलाया, पर कोई तथ्य न निकला। विजय विलायत हो आया है। उसके बार बार परीक्षा में फेल होने से हरिहर को उसकी रसद के लिए बहुत सारे रुपए खर्च करने पड़े हैं। परीक्षा वह फिर भी पास नहीं कर सका, पर विज्ञता के फलस्वरूप मिजाज गर्म करके 2 साल पहले ही देश लौटा है। विजय का कहना है कि विलायत में पास फेल में कोई भेद नहीं, किताबें रटकर तो गधा भी पास हो सकता है। वैसा उद्देश्य होता तो वह यहीं बैठकर किताबें रटा करता, विलायत नहीं जाता। घर आकर उसने पिता के लकड़ी के व्यापार की काल्पनिक दुर्व्यवस्था की आशंका प्रकट की और डगमगाते व्यापार को मैनेज करने में लग गया। कर्मचारियों में इसी दरमियान उसका नाम हो गया है। मुनीम गुमाश्ते उससे ऐसे डरते हैं जैसे वह कोई शेर हो। काम के मारे जब उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, तब गणेशपुर का मामला उसके सामने जा पहुंचा। उसने कहा, यह तो जानी हुई बात है, पिताजी जो कुछ करेंगे सो ऐसा ही होगा, मगर और कोई उपाय नहीं। लापरवाही करने से काम नहीं चलने वाला। उसे सरे जमीन खुद जाकर कोई इंतजाम करना पड़ेगा। इसीलिए वो गणेशपुर आया है, मगर इस छोटे से काम के लिए ज्यादा दिन गांव में नहीं रहा जा सकता। जितना जल्दी हो सके उसका कोई इंतजाम करके उसे कलकत्ता लौट जाना है। सब कुछ उसके अकेले के ही सिर है। बड़े भाई अजय अत्यंत स्वार्थी और अपने ऑफिस और अपने स्त्री को लेकर व्यस्त रहते हैं। गृहस्थी की सभी बातों में अंधे हैं।
बस हिस्सा बंटवारे के बारे में उनकी 10-10 आंखें काम करती हैं। उनकी स्त्री प्रभामयी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं। घर वालों की खबर सूद लेना तो दूर रहा, सास ससुर जिंदा है या नहीं इतनी खबर रखने की भी उन्हें फुर्सत नहीं। 5-6 कमरे लेकर मकान के जिस हिस्से में वे रहते हैं वहां परिवार के लोगों का आना जाना संकुचित है। उनके नौकर चाकर भी अलग हैं। बैरा उड़िया है। केवल बड़े बाबू की मनाही होने से आज तक वे मुसलमान बावर्ची नहीं रख सके हैं। यह कमी प्रभा को कष्ट पहुंचाती रही है, पर उसे आशा है कि ससुर के मरते ही इसका प्रतिकार हो जाएगा। देवर विजय के प्रति उसकी हमेशा से अवज्ञा रहती आई है। सिर्फ इधर कुछ दिनों से विलायत घूम आने से उसके मनोभाव में कुछ परिवर्तन दिखने लगा है। 2-4 दिन उसे न्योता देकर उसे अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाया है और उस मौके पर अपनी बहन अनीता से विजय का भी परिचय करा दिया है। अनीता इस बार बीए ऑनर्स पास करके एसए में पढ़ने की तैयारियां कर रही है। विजय विधुर है। स्त्री मर जाने के बाद ही वह विलायत चला गया था। वहां क्या किया क्या नहीं किया इसकी खोज करने की जरूरत नहीं, पर लौटने के बाद बहुत दिनों तक देखा गया कि स्त्री जाति के संबंध में उसका मिजाज कुछ रूखा रूखा सा रहता है। माँ ने ब्याह करने को कहा तो उसने तेज गले से प्रतिवाद करके उन्हें ठंडा कर दिया। तब से आज तक वह मामला गोलमाल में ही है। गणेशपुर आकर उसने एक प्रजा के मकान के बाहर के 2 कमरे लेकर उसमें नई कचहरी कायम कर दी है। सरिश्ते के कागजात जितने भी गगन के घर से मिल सके वह सब जबरदस्ती यहाँ उठा लाए गए हैं। अब इस बात की कोशिश हो रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूर के नाते का बहनौत घर से बाहर निकाल कर दिया जाए। विनोद घोष के साथ अभी अभी इसी बात पर सलाह हो रही थी। कलकत्ता से यहाँ आते समय विजय अपने 7-8 साल के लड़के कुमार को साथ लेता आया है। गवई गांव में सांप बिच्छू आदि के डर से माँ ने आपत्ति की थी, पर विजय ने कह दिया कि माँ तुम्हारी बड़ी बहू के प्रसाद से तुम्हारे गोबर गणेश पोते पोतियों की कमी नहीं है, कम से कम इसे तो वैसा मत बनाओ, इसे आपद विपत में पड़कर आदमी बनने दो। सुनते हैं कि विलायत के साहब लोग भी ठीक ऐसी ही बातें कहा करते हैं, मगर साहबों की बात के अलावा भी यहाँ जरा कुछ पेचीदा मामला है। विजय जब विलायत में था तब इस मातृविहीन बालक के दिन बिना जतन के ही कटे हैं। कुमार की दीदी अक्सर खाट पर पड़ी रहती है, अतएव काफी धन वैभव होते हुए भी कुमार को देखने भालने वाला कोई न था, इसलिए बेचारा कष्टों में ही इतना बड़ा हुआ है। विलायत से वापस आने पर यह बात विजय को मालूम हो गई है। गणेशपुर आते समय विजय की भाभी ने सहसा हमदर्दी दिखाकर कहा था, लड़के को साथ लिए जा रहे हो लाला जी, गांव की नई जगह ठहरी, जरा सावधानी से रहना। लौटोगे कब तक? जितना जल्दी हो सके। सुना है अपना वहां एक मकान भी है, बाबूजी ने खरीदा था। खरीदा जरूर था, पर खरीदने के माने होना ही नहीं होता। भाभी मकान है, उस पर अपना दखल नहीं। लेकिन अब तो तुम खुद जा रहे हो लाला जी, अब दखल होने में देर न लगेगी। उम्मीद तो यही करता हूं। दखल होने पर जरा खबर भिजवा देना लाला जी। क्यों भाभी? इसके उत्तर में प्रभा ने कहा था कि पास ही तो है, गांव कभी आंखों से देखा नहीं, जाकर किसी दिन देख आऊंगी। अनीता का भी कॉलेज बंद है, वह भी संग जाना चाहेगी। इस प्रस्ताव को सुनकर विजय ने अत्यंत पुलकित होकर कहा था, दखल में आते ही मैं खबर भिजवा दूंगा भाभी, लेकिन तब ना नहीं कह सकूंगी, अपनी बहन को भी साथ लाना होगा। अनीता युवती है, देखने में भी सुंदर है और ऑनर्स के साथ बीए पास भी। साधारण स्त्री जाति के विरुद्ध विजय की बाहर अवज्ञा होने पर भी एक खास रमणी के प्रति एक साथ इतने गुण मौजूद होते हुए भी वह इस तरह की धारणा रखता हो सो बात नहीं। वह शांत ग्राम के निर्जन प्रांत में और कभी कभी ऊंचे वृक्षों की छाया से शीतल संकीर्ण ग्राम्य पथ पर एकांत सहसा उसके सामने आ पड़ने की संभावना उसके मन में एक दिन बार बार झूले की तरह पेंग मार रही थी। विजय ठेठ विलायती पोशाक पहने, सिर पर हैट, मुंह में कड़ा चूरट और जेब में रिवॉल्वर लिए चेरी की छड़ी घुमाता हुआ बाबू घराने के सदर मकान में जा घुसा। साथ ही 2 लठैत दरबान, कुछ अनुयायी प्रजा, विनोद घोष और पुत्र कुमार। जायदाद दखल करने में यद्यपि दंगे हंगामे का डर है,
फिर भी लड़के को गोबर गणेश बना देने के बजाय मजबूत और साहसी बनाने के लिए यह बड़ी शिक्षा है, इसीलिए लड़का भी साथ आया है। मगर विनोद बराबर भरोसा देता आ रहा है कि अनुराधा अकेली है और आखिर औरत ही ठहरी, वह जोर दबंगई में जीत नहीं सकती। विजय ने कहा, जब रिवॉल्वर है तो साथ ले ही जाना अच्छा है। सुना है वह लड़की बड़ी शैतान है, चट से आदमी इकट्ठे कर लेती है, और वही गगन की सलाहकार भी थी, स्वभाव चरित्र भी ठीक नहीं। विनोद ने कहा, जी नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, पर मैंने सुना है। कहीं कोई नहीं था। विजय सुनसान आंगन में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। हाँ, है तो बाबुओं जैसा मकान। सामने पूजा का दलान है, अभी तक टूटा फूटा भी नहीं, परंतु जीर्णता की सीमा पर पहुंच चुका है। एक तरफ सिलसिलेवार बैठने के कमरे और बैठक खाना है। दशा सबकी एक सी ही है। कबूतरों, चिड़ियों और चमगादड़ों ने स्थायी आश्रम बना रखा है। दरबान ने आवाज दी, कोई है? उसके मर्यादा शून्य ऊंचे स्वर के चित्कार से विनोद घोष और सब मारे लज्जा से संकुचित हो गए। विनोद ने कहा, राधा दीदी को मैं जाकर खबर दिए आता हूं बाबू साहब। कहकर वह भीतर चला गया। उसके कंठ स्वर और बात करने के ढंग से जान पड़ता है कि अब भी इस मकान का असम्मान करने में उसे संकोच होता है। अनुराधा रसोई बना रही थी। विनोद ने जाकर विनय के साथ कहा, राधा दीदी, छोटे बाबू बाहर आए हैं। इस दुर्दैव की वह प्रतिदिन आशंका कर रही थी। हाथ धोकर उठ खड़ी हुई और संतोष को पुकार कर बोली, बाहर एक दरी बिछाया बेटा, कहना मौसी अभी आती है। फिर विनोद से बोली, मुझे ज्यादा देर न होगी, बाबू कहीं नाराज न हो जाए। विनोद भैया, मेरी तरफ से जरा उन्हें बैठने को कह दो। विनोद ने लज्जित मुख से कहा, क्या करूं दीदी, हम लोग गरीब रियाया ठहरे, जमींदार हुक्म देते हैं तो ना नहीं कर सकते। सो तो मैं जानती हूं विनोद भैया। विनोद चला गया। बाहर दरी बिछा दी गई, पर उस पर कोई बैठा नहीं। विजय छड़ी घुमाता हुआ टहलता और चूरट पीता रहा। 5 मिनट बाद संतोष ने दरवाजे के बाहर आकर दरवाजे की ओर इशारा करते हुए डरते डरते कहा, मौसी जी आई हैं। विजय ठिठक कर खड़ा हो गया। शरीफ घराने की लड़की ठहरी, उसे क्या कहकर संबोधन करना चाहिए वह दुविधा में पड़ गया। मगर अपनी कमजोरी जाहिर करने से काम न चलेगा, लिहाजा पुरुष कंठ से उसने अंतराल वर्तनी की तरफ लक्ष्य करके कहा, यह मकान हम लोगों का है, सो तो तुम जानती हो। उत्तर आया, जानती हूं। तो फिर खाली क्यों नहीं कर रही हो? अनुराधा ने पूर्ववत ओट में से भांजे की जबानी अपना वक्तव्य कहलाने की कोशिश की, परंतु लड़का एक तो चालाक चतुर न था, दूसरे नए जमींदार के कड़े मिजाज की बात भी उसके कानों में पड़ गई थी, इसलिए डर के मारे वह घबरा गया। एक भी शब्द उससे साफ साफ कहते नहीं बना। विजय ने 5-6 मिनट तक धीरज धरकर समझने की कोशिश की, फिर सहसा डपट कर बोला, तुम्हारी मौसी को जो कुछ कहना हो सामने आकर कहे। नष्ट करने लायक समय मेरे पास नहीं है, और मैं कोई भालू चीता नहीं हूं जो उसे खा जाऊंगा। मकान क्यों नहीं छोड़ती, सो बताओ। अनुराधा बाहर नहीं आई। उसने वहीं से बातें की, संतोष के मार्फत नहीं, अपने ही मुंह से साफ साफ कहा, मकान छोड़ने की बात से लिखा पढ़ी बड़ी हो सकती है, यह बात शायद भैया को मालूम नहीं होगी। इस बात पर कोई संगत उत्तर न सूझने से विजय चुप रह गया, परंतु दूसरे ही क्षण भीतर से जवाब आया, लेकिन खुद भैया की तरफ से शर्त टूट जाने से अब तो सभी शर्तें टूट गईं। इस मकान में रहने का अधिकार अब हमें नहीं रहता, मगर मैं अकेली स्त्री ठहरी और यह अनाथ बच्चा है, इसके माँ बाप नहीं है। मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारी इस दुर्दशा पर दया करके अगर आप 2-4 दिन भी यहाँ रहने न देंगे तो अकेली मैं अचानक कहीं चली जाऊं, यही सोच रही हूं। विजय ने कहा, इस बात का जवाब भी क्या मुझे देना होगा? तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ हैं। आपके साथ जो अब तक मैं भेंट न कर सकी तो केवल इसी डर से कि कहीं आप नाराज न हो जाएं।
इतना कहकर क्षण भर चुप रहकर शायद उसने अपने आप को संभाल लिया। फिर कहने लगी, आप मालिक हैं, आपसे मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। अपनी विपत्ति की बात साफ साफ आपसे कह दी है, वरना एक दिन भी इस मकान में जबरदस्ती रहने का दावा मैं नहीं रखती। कुछ दिन बाद मैं खुद ही चली जाऊंगी। उसके कंठ स्वर से बाहर से अभी भी यह समझ में आ गया कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। विजय दुखित हुआ और मन ही मन खुश भी हुआ। उसने सोचा था कि इसे बेदखल करने में न जाने कितना समय और कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, मगर वह सब कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो आंसुओं से केवल भीख सी मांग ली। उसकी जेब की पिस्तौल और दरबानों की लाठियां भीतर ही भीतर उसी को लानत देने लगी, मगर अपनी कमजोरी भी जाहिर नहीं की जा सकती। उसने कहा, रहने देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मकान मुझे अपने लिए चाहिए। जहां हूं वहां बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके सिवाय हमारे घर की स्त्रियां भी एक बार देखने के लिए आना चाहती हैं। लड़की ने कहा, अच्छी बात है, चले आए ना। बाहर के कमरों में आप आराम से रह सकते हैं और भीतर 2 मंजिले पर बहुत सारे कमरे हैं। स्त्रियां आराम से रह सकती हैं, कोई तकलीफ ना होगी। और परदेश में उन्हें भी तो कोई जानकार चाहिए, सो मैं उनकी थोड़ी बहुत सहायता कर सकती हूँ। अब विजय लज्जित होकर आपत्ति जताता हुआ बोला, नहीं नहीं, ऐसा भी कहीं होता है। उनके साथ आदमी वगैरह सभी आएंगे, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। पर भीतर के कमरे में क्या है, मैं एक बार देख सकता हूं? उत्तर मिला, क्यों नहीं देख सकते हैं, यह तो आपका ही मकान है, आइए ना। भीतर घुसकर विजय ने पल भर के लिए उसका चेहरा देख लिया। माथे पर पल्ला है पर घूंघट नहीं, अधमैली मामूली धोती पहने हैं, गहना कुछ भी नहीं, केवल दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां पड़ी हैं, वो भी पुराने जमाने की। ओठ में से उसका अश्रु सिंचित स्वर विजय को अत्यंत मधुर मालूम हुआ था। उसने सोचा था शायद वह भी वैसी होगी, खासकर गरीब होने पर भी। वह बड़े घर की लड़की ठहरी, मगर देखने पर उसकी आशा के अनुरूप उसमें कुछ भी नहीं मिला। रंग गोरा नहीं, मंझा हुआ सांवला, बल्कि जरा काले की तरफ ही झुका हुआ समझिए। साधारण गांव की लड़कियां देखने दिखाने में जैसी होती हैं, ठीक वैसी ही। शरीर कृश छरहरा लेकिन काफी गठा हुआ मालूम होता है। इसमें कोई शक नहीं कि बैठे बैठे या सोए सोए उसने दिन नहीं बिताए हैं। केवल उसमें एक विशेषता दिखाई दी, उसके ललाट पर आश्चर्यजनक निर्दोष सुंदर गठन है। लड़की ने कहा, विनोद भैया, बाबू को तुम सब दिखा भला दो, मैं रसोई घर में हूं। तुम साथ में नहीं रहोगी राधा दीदी? नहीं। ऊपर जाकर विजय ने घूम फिरकर सब देखा भाला। बहुत से कमरे हैं, पुराने जमाने का बहुत सा असबाब अब भी हर कमरे में कुछ न कुछ पड़ा है। कुछ टूट फूट गया है और कुछ टूटने फूटने की राह देख रहा है। अब उसकी कीमत मामूली ही समझिए, मगर किसी दिन वो बेशकीमती जरूर थी। बाहर के कमरों की तरह ये कमरे भी जीर्ण हैं, जैसे हड्डी पसली निकली आ रही हो। गरीबी की छाप जैसे सभी चीजों पर गहराई के साथ पड़ी हुई हो। विजय के नीचे उतर आने पर अनुराधा रसोई घर के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। गरीब और बुरी हालत में होने पर भी वह भले घर की लड़की ठहरी, इसलिए विजय को अब तुम कहकर संबोधन करने में शर्म मालूम हुई। उसने कहा, आप इस मकान में और कितने दिन रहना चाहती हैं? ठीक ठीक तो मैं भी नहीं बता सकती, जितने दिन आप कृपा करके रहने देंगे। कुछ दिन रहने दे सकता हूं, मगर ज्यादा दिन तो नहीं दे सकता। तो फिर आप कहाँ जाएंगी? यही तो दिन रात सोचा करती हूँ। लोग कहते हैं आप गगन चटर्जी का पता जानती हैं। वे और क्या क्या कहते हैं? विजय इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। अनुराधा कहने लगी, मैं नहीं जानती, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूं। मगर जानो भी तो क्या भाई को पकड़ा दूं, यही आपकी आज्ञा है? उसके स्वर में तिरस्कार का पुट था। विजय अत्यंत लज्जित हो गया, समझ गया कि अभिजात्य की छाप अभी तक इसके मन से मिटी नहीं है। बोला, नहीं, इस काम के लिए तो मैं आपसे नहीं कहूंगा। हो सका तो मैं खुद ही उसे खोज निकालूंगा, भागने नहीं दूंगा। मगर एक बात है, इतने दिनों से जो वह हमारा सत्यानाश कर रहा था, सो भी क्या आप कहना चाहती हैं कि आपको नहीं मालूम था? कोई जवाब नहीं आया। विजय कहने लगा,
आखिर संसार में कृतज्ञता नाम की भी कोई चीज है? अपने भाई को क्या किसी दिन इस बात की सलाह आप नहीं दे सकी? मेरे पिता बिल्कुल सीधे साधे आदमी हैं। आपके वंश से उन्हें काफी ममत्व है और विश्वास भी खूब था, इसीलिए गगन को उन्होंने सब कुछ सौंप रखा था। क्या उसका यही बदला है? लेकिन आप निश्चित समझ लीजिए कि मैं इस देश में रहता तो हरगिज ऐसा नहीं होने देता। अनुराधा चुप ही रही। किसी भी बात का जवाब न पाकर विजय मन ही मन फिर गर्म हो उठा। उसके मन में जो कुछ भी थोड़ी करुणा उत्पन्न हुई थी वह सब उड़ गई। वह कठोर होकर कहने लगा, इस बात को सभी जानते हैं कि मैं कड़ा हूं। फिजूल की दया माया मैं नहीं कर सकता। कसूर करके मेरे हाथ से कोई बच नहीं सकता। भाई साहब से मुलाकात होने पर आप कम से कम इतना जरूर उनसे कह दीजिएगा। अनुराधा पूर्ववत मौन खड़ी रही। विजय कहने लगा, आज से सारा मकान मेरे दखल में आ गया। बाहर के कमरे की सफाई हो जाने पर 2-3 दिन बाद मैं यहीं चला आऊंगा। स्त्रियां उसके बाद आएंगी। आप नीचे के कमरे में रहिए जब तक कि आप कहीं और न जा सके, मगर कोई चीज हटाने की कोशिश न करिएगा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।